तो दोस्तों आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे आसान ढंग से समझने के लिए सबसे पहले इसका संरचनात्मक विभाजन के जगह पर जो है हम इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन इसको इसलिए पढ़ना होता है ताकि हमें कुछ क्षेत्र का पता चल जाए। जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, इसका प्रादेशिक विभाजन है। पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, उसी प्रकार से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। तो समझने बात यह है कि हमें इसमें अगर प्रादेशिक विभाजन पता चल जाए कि इसमें कितने प्रादेशिक विभाजन इसका है, तो इसका 1 2 3 4 5, अर्थात केंद्रीय उच्च भूमि एक, पूर्वी पठार कौन सा? 2 हो गया, उत्तर पूर्वी पठार कौन सा हो गया? तीसरा नंबर पर, दक्कन का पठार चौथा नंबर पर, और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? 5वां नंबर। तो हम प्रायद्वीपीय पठार को टोटल 5 प्रादेशिक विभाजन में बांटते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में कभी बोला जाए केंद्रीय उच्च भूमि, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे केंद्रीय उच्च भूमि में एक चीज होता है, अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुरा पर्वतमाला। अर्थात ये सभी जो है ये किसका भाग है? केंद्रीय उच्च भूमि का भाग। ठीक है, एक शब्द में तो आपको पता चल गया कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत जो है हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 संरचना पढ़ने वाले हैं। तो इस आरावली का, तो इसका संरचनात्मक विभाजन हम लोग फिर पढ़ लेंगे आराम से। तो ये है केंद्रीय उच्च विभाजन के बारे में। उसके बाद जो है पूर्वी पठार जो देखेंगे, तो पूर्वी पठार में हम इसका 3 भाग में इसको बांट कर पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ का बेसिन पढ़ेंगे, फिर दंड करनाई का पठार देखेंगे, फिर हम उत्तर पूर्वी पठार देखेंगे। तो इसमें मेघालय का पठार देखेंगे, शिलोंग का पठार देखेंगे, और उसी प्रकार से दक्कन का पठार देखेंगे तो दक्कन ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटक के पठार के बारे में पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पार्ट बाई पार्ट जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग के बारे में पता हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे जो है दक्षिण भारत में जो पर्वत है वो सभी पर्वत का एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब इसके प्रायद्वीपीय भारत के संरचनात्मक विभाजन। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार का जो है एक चहुद्दी निकालते हैं। ठीक है, चहुद्दी। तो सबसे पहले इसको तो एक जान लीजिए, छोटा छोटा फैक्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। ठीक है, आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ऊंचाई, इसका औसत ऊंचाई कितना है? तो 600 से 900 मीटर के बीच में है औसत ऊंचाई, ऊंचाई देखा जाए तो। ठीक है, तो अब देखिए इसका चहुद्दी कहाँ से कहाँ इसका सीमा रेखा देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार का, तो इसका देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सा? आरावली पहाड़ी है जो गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। दूसरा उत्तर पूर्व में कौन है? शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग का पठार है। ठीक है, इसके बाद इसके पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी सीमा क्या है? तो गिरनार की पहाड़ी है। और इसकी पूर्वी सीमा क्या है? तो राजमहल की पहाड़ी है। और इसकी दक्षिणी सीमा क्या है? तो दक्षिणी सीमा जो है अरावली की, सॉरी अरावली का, इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसकी जो है एक चहुद्दी के तरीके से, ताकि आपको मोटा मोटा एक डायरेक्शन पता चल जाए कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो सीधे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में कौन सा? अरावली, उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग का पठार, उसके बाद जो है पश्चिम में गिर की पहाड़ी, और पूरब में जो है राजमहल पहाड़ी, और उसके बाद जो है दक्षिण में कौन सा करना है? इलायची पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। अब ये देखिए गोंडवाना का भी भाग है इसमें। ठीक है, जो पैंजिया, प्राचीन पैंजिया का भाग है। ये क्या होता है? पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना होता है। किससे है? अग्नेय चट्टानों से, क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों, रूपांतरित चट्टानों से सब बना हुआ होता है। अब पीछे हम लोग अध्ययन भी कर चुके थे कि गोंडवाना समूह जो है इसका निर्माण किस एरा में हुआ था। तो हम अगर महाकल्प में बोले तो पेलोजोइक में। महाकल्प में, कौन सा महाकल्प में? तो महाकल्प अगर आ जाएगा तो सीधे सीधे कौन सा? पेलोजोइक। इसके लिए हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि PPMC। पी से कौन था? प्री कैम्ब्रियन, पी से पेलोजोइक, एम से मेसोजोइक, सी से सेनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में हम लोग इसको बांटे थे आर्कियन, धारावर, उडप्पा और विंध्यन। इसमें क्या बोल रहे थे कि कास जो है KSDCP होते। के से जो है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलिनियन, डी से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से परमियम। तो कार्बोनिफेरस और परमियम के बीच में किसका निर्माण हुआ था? गोंडवाना का
निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। इसके बाद जो है इसका ढाल अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत का, एक ओवरऑल देख रहे हैं हम, तो इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है। इधर देखिए उत्तर में इस तरीके उत्तर दिशा में जाते हैं, जैसे चंबल सिंध बेतवा की नदियां बहती है। उसी प्रकार से कुछ नदियां पूरब की ओर बहती है, जैसे इस तरीके से गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सब जो है इस तरीके से ढाल है। तो हम इससे यही समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसका ढाल जो है या तो उत्तर की ओर है या तो किधर पूरब की ओर है। इतना कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ये दो नदी इसमें अपवाद में भी है, याद रखना है, नर्मदा और तापी। ये जो है पश्चिम से, सॉरी पूरब से, इधर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये अपवाद है, इसका अपवाद होने का कारण आगे चर्चा करेंगे। यहां तक हमें कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पठार हैं, तो जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दंडकरनाय का पठार है, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, और दक्कन का पठार है, ये सब पठार है। तो इसमें हम देखे थे क्या, इसका प्रादेशिक विभाजन देखे थे। तो सबसे पहले एक केंद्रीय उच्च भूमि का पाठ देखें। ठीक है, ये पूर्वी पठार के भाग देखें, ये उत्तर पूर्वी पठार होगा, और ये दक्कन का पठार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बांट दिए। देखिए एक भाग, दो भाग, ये पूर्वी पठार तीन भाग, ये चौथा भाग, और फिर एक पहाड़ियाँ के बारे में, दक्षिण की पहाड़ियाँ के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि। तो केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में अगर चर्चा करें, तो इसका एक एक चीज हम इसका संरचनात्मक विभाजन अब पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का पहला भाग पढ़ रहे हैं, कौन सा, केंद्रीय उच्च भूमि। इसमें कौन सा है पहला, तो इसमें है कौन, केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन है। तो केंद्रीय उच्च भूमि में जो है अरावली पहाड़ी पढ़ेंगे, मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, यहीं पे जो है बघेलखंड एक होगा, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्यन पर्वतमाला पढ़ेंगे, सतपुरा पर्वतमाला पढ़ेंगे। तो इतना चीजें जो है केंद्रीय उच्च भूमि का पाठ है। ठीक है, कौन कौन, अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्यन, सतपुरा। तो एक एक करके सबका डिस्कशन करते हैं हम लोग। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी का स्थिति अगर भारत के मानचित्र पर देखा जाए, तो सबसे पहले तो ये इस तरीके से अगर हम बनाते हैं भारत का मानचित्र, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, इधर हिमालय पर्वतमाला है, तो यहाँ दिल्ली है मान के चलो। तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसी डायरेक्शन में जो है आपका कौन सा पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। इसका निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन एरा में। किसमें हुआ है, प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, ये का विस्तार कहाँ है अरावली पर्वतमाला का, दिल्ली रेस से लेकर गुजरात के पालमपुर तक है। कोई दिक्कत, कितना किलोमीटर लंबा है, तो लगभग 800 किलोमीटर। ये कौन सा, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब है अब धीरे धीरे इसका क्षरण हो चुका है, ये अपर्दन उपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से जो है ये धीरे धीरे अब अपक्षयित हो चुके हैं। साथ ही साथ इसका निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुआ, तो ये बलन के द्वारा, तो इसलिए बलित पर्वत भी है। कौन सा पर्वत है ये, बलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जैसे जिस प्रक्रिया से हिमालय का निर्माण हुआ था, हुआ है, उसी प्रक्रिया से इसका भी निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं राजस्थान में। अब इसका देखिए, तो ये राजस्थान में बांगर का मैदान को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है। बांगर का मैदान समझ में आ रहा है, राजस्थान का बांगर का मैदान, जैसे हम लोग बताए थे कि अगर अरावली पर्वतमाला है ये, और ये पाकिस्तान की सीमा रेखा है, तो यहाँ पे हम लोग बांटे थे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली के बीच के मैदान जो है, उपजाऊ मैदान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर का मैदान। तो इसको जो है मतलब ये कह रहा है कि राजस्थान के बांगर के मैदान को केंद्रीय उच्च भूमि से, तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग जो देख रहे थे केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट था, तो इससे अलग करता है। ठीक है, अब इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, अब साथ ही साथ इसमें देखिए कि साथ ही साथ जो है ये जल विभाजक का भी कार्य करता है, क्योंकि देखते हैं हम लोग सिंधु नदी इधर बहती है और इधर गंगा नदी, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बह रही है, ये जल विभाजक का भी कार्य कर रहे हैं। अब कह देगा कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कौन सा है भैया, गुरु शिखर। अब किस पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर पूछ दे, तो पहाड़ी है आबू पहाड़ी पर स्थित है। कोई दिक्कत, और ये जैनियों का जो है प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पे आबू पहाड़ी पर, जो गुरु शिखर पर, यहाँ पर जो है दिलवारा का जैन मंदिर स्थित।
कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ लिए, पहले क्या पढ़ लिए भैया? तो पहले हम लोग पढ़ लिए आरावली पहाड़ी। अब इसके बाद जस्ट आरावली पहाड़ी अगर पढ़ लेते हैं हम लोग, अरावली। अब इसके जस्ट बाद में जो है यहां पर मेवाड़ का पठार मिलेगा आपको। किसका पठार मिलेगा? मेवाड़ का। ध्यान रखिएगा, मेवाड़। यहाँ पर एक पठार की संरचना, पठारनुमा संरचना मिलेगा। इसको कौन सा क्या कहेंगे? मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो मेवाड़ का पठार जो है राजस्थान में मिलेगा आपको और मध्य प्रदेश में मिलेगा। दो जगह पर। कहाँ कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश, याद रहेगा। ठीक है। अब जो है, और इसको जो है आरावली को ये मालवा के पठार, मालवा के पठार से अलग करता है। क्योंकि जस्ट ये आरावली हो गया, मेवाड़ का पठार हुआ, तो जस्ट इसके बगल में जो है आपको कौन सा पर्वत संरचना, क्या संरचना मिलेगा? यहाँ पर मालवा का पठार मिलेगा। कौन सा? मालवा का पठार। अब मालवा का पठार के बाद तुरंत इसके बगल में जो है मिलेगा क्या चीज? बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड। ये कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड। ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड। ये बघेलखंड हो जाएगा। कहने का सेंस है कि एक क्रम आद किया जाए आरावली से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा? आरावली पर्वतमाला। आरावली के बाद कौन सा मिलेगा? ये वाला मेवाड़ का पठार। कौन सा? मेवाड़ का पठार। उसके बाद मालवा का पठार मिलेगा। उसके बाद बुंदेलखंड मिलेगा। उसके बाद बघेलखंड मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि का जो है ये सब इसकी पूर्वी पठार है, पूर्वी सीमा है। कौन सा? बघेलखंड का पठार। तब यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इस जो मेवाड़ का पठार, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेवाड़ का पठार जो है बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है। अर्थात ये मेवाड़ के पठार पर जो है बनास नदी बहती। ठीक है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। इसका ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर है। मतलब आरावली से निकल रही है और इस दिशा में बहेगी। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर है। फिर हम आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा का पठार जो है, इसका अगर एक चहुद्दी देखा जाए, इसका सीमा रेखा, तो इसका सबसे, मालवा के पठार में उत्तर में जो है ग्वालियर का पहाड़ी है। इस कौन सा पहाड़ी है? ग्वालियर की पहाड़ी, इसके जस्ट उत्तर। इसके दक्षिण में कौन सा है? विंध्यन श्रेणी, विंध्यन पर्वत माला। इसके पूरब में कौन सा है? देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड, यही बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। ठीक है। और इसके पूरब में, अभी देखे मालवा के पूरब में कौन था? तो ये मेवाड़ के पठार था। कोई दिक्कत? तो ये आपको पता चल गया कि अगर पूछ दे आपसे कि भैया बताइए मालवा का पठार का जो है एक डायरेक्शन बताइए, कहाँ से कहाँ तक इसको आकलन करेंगे। तो मालवा के पठार का डायरेक्ट जो है, ध्यान रखिएगा, उत्तर में इसका ग्वालियर है, ग्वालियर की पहाड़ी। दक्षिण में इसका विंध्यन श्रेणी है। पूरब में इसका जो है बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार है। और पश्चिम में इसका मेवाड़ का पठार है। राजस्थान में ये मालवा के पठार को हरौती का पठार कहते हैं, ध्यान रखिए। हरौती का पठार कहने का सेंस हो गया कि अगर पूछे हरौती का पठार का कौन सा है, तो कौन सा है बोलिएगा? मालवा का पठार। ठीक है। यह हरौती के पठार में देखिए, ये विशाल चट्टानों के अपक्षयन के कारण काली मृदा का विकास होता है। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कभी कभी शब्दावली बदल दे, मालवा पठार के जगह पर हरौती का पठार लिख दे, तो आप ध्यान रखिए। आप पूछ दें निम्नलिखित में से किस पठार में जो है काली मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है। अब वहां पर दे हरौती का पठार एक ऑप्शन रहे, हरौती का आप मालवा खोजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। कोई दिक्कत? तो हरौती का पठार। यह क्षेत्र चंबल नदी घाटी अब भारत के जो अवनवलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। कौन सा? मालवा का पठार। क्योंकि यहाँ पर जो है देखते हैं चंबल के डाकू वाला इलाका, क्योंकि ये चंबल नदी के माध्यम से जो है बहुत ज्यादा अपर्दन कर दिया जाता है, जो बीहर या उत्खात भूमि कहलाता है। एक ऐसा भूमि रहता है जिसमें जो है डाकू लोग छिप जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो है ये दक्षिण में, अब इसका चौहद्दी अगर देखा जाए तो इसके दक्षिण में भांडेर पठार है। कौन सा है? जैसे अगर बुंदेलखंड का देखा जाए तो बुंदेलखंड है, तो इसके दक्षिण में कौन सा श्रेणी आएगा? भांडेर श्रेणी या पठार कहिए। ठीक है। अब बुंदेलखंड के जस्ट बगल, अब अगर पूरब में देखेगा तो कौन सा हो जाएगा? बघेल खंड। कौन सा पठार? बघेलखंड। बघेलखंड। इसके पश्चिम में जो है, अगर बुंदेलखंड है तो यहां पर कौन सा पठार होगा? मालवा का, मालवा का पठार। ठीक है।
और इसके उत्तर में कौन सा होगा, उत्तर में हो जाएगा वही ग्वालियर, ग्वालियर की पहाड़ी, याद रहेगा। तो हम लोग जो है बुंदेलखंड के बारे में भी देख लिए। तो बुंदेलखंड के अगर सीमा रेखा देखा जाए तो उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी, दक्षिण में भांडेर सरेनी। भांडेर सरेनी किसका पार्ट है, ये विंध्यन का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, विंध्यन श्रेणी का भाग है, ठीक है। तो भांडेर सरेनी, इसके बाद इसका पूर्व में बघेलखंड, और पश्चिम में जो है कौन सा हो जाएगा, मालवा। ये इसका भी निर्माण जो है बुंदेलखंड का निर्माण कौन सा युग में हुआ, आर्कियन युग में। ध्यान रखिएगा, जिस समय हम लोग आर्कियन धारावार कोडप्पा विंध्यन पढ़ रहे थे प्री कैंब्रियम, उसमें इसका भी चर्चा किया गया था। चट्टान से निर्मित है, यह ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित है, देख रहे हैं। अभी हम मालवा का पठार देखे थे तो ये इससे निर्मित था, बेसाल्ट से। अब बेसाल्ट से जो है जो मृदा का निर्माण होगा वो कौन सा मृदा मृदा हो जाएगा, तो वो मृदा जो होता है काली मृदा। कौन सा मृदा, काली मृदा, ठीक है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है। तो बेसाल्ट से कौन सा मृदा का निर्माण हो जाएगा, काली मृदा का निर्माण होगा, यहां तक काली मृदा, कोई दिक्कत। अगर वही जो है ग्रेनाइट और नीस चट्टाने रहेगी तो इससे जो मृदा का निर्माण होगा ये लाल मृदा का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों में मूलचूल अंतर है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार हम लोग देख लिए। तो बुंदेलखंड में हम लोग को कैसा मिट्टी मिलेगा, तो लाल एवं लाल मृदा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है आते हैं बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड जो है, तो बघेलखंड का भी चौहद्दी इसी तरीके से अगर निकाला जाए, अगर हम चाहे कि बघेलखंड की चौहद्दी देखें, तो बघेलखंड के बारे में अगर हम देखें तो इसमें इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें बघेलखंड, अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, बघेलखंड के बारे में। तो अगर बघेलखंड के बारे में चर्चा होता है तो बघेलखंड का भी चौहद्दी जानना हमें जरूरी है, बघेलखंड। तो इसमें क्या होगा कि इसके पूरब में जो होता है छोटा नागपुर का पठार है, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। अब बघेलखंड के पश्चिम में कौन सा होगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, बुंदेलखंड, ठीक है। इसके उत्तर में फिर से कौन सा, ग्वालियर की पहाड़ी, कौन सा, ग्वालियर की पहाड़ी। और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण में वही विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रेणी हो गया। तो ये इसका विस्तार, बघेलखंड का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। यह केंद्रीय उच्च भूमि को जो है पूर्वी पठार से अलग करता है, क्योंकि पूर्वी पठार और केंद्रीय उच्च भूमि के बीच में जो है ये कौन सा है, बघेलखंड है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इसका सबसे ऊंचा भाग जो है वो देवगढ़ है, कौन सा है, देवगढ़ सबसे ऊंचा भाग है। अर्थात यहाँ पे जानते हैं एक मंदिर है देवघर का, देवघर का मंदिर जो है, ठीक है। अब है आगे चलते हैं, प्रमुख नदियां इसमें कौन सा है, सोन है, छोटी महानदी है, गोपद है, आदि है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर आते हैं विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी जो होता है इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात है में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में। झारखंड थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, मूल रूप से कहाँ तक है, बिहारी तक है। तो इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। तो जोबट हिल जोबट हिल किसे कहते हैं, तो विंध्यन श्रेणी ही है, ठीक है। और कैमूर हिल भी किसका, कौन है, विंध्यन श्रेणी ही। इसका सबसे ऊंची चोटी, विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, इसको कहते हैं सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। अर्थात विंध्यन पर्वतमाला पर सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो कौन सा है, गुडविल पीक। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। सतपुरा का धूपगढ़ देख, तो उसी प्रकार से विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुडविल पीक। यह समुद्र तल से 752 मीटर ऊंचा है।
यही सद्भावना शिखर को जो है दूसरा नाम जो है कलुमार या फिर जो है कलुम्बे भी कहते हैं। कलुम्बे शिखर या कलुमार शिखर, ये किसका भाग है? विंध्य श्रेणी का। भांडेर श्रेणी जो है विंध्यन का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा कि भांडेर श्रेणी किसका हिस्सा है? विंध्यन का हिस्सा है। गंगा के मैदान में जो है श्रृंखलाओं का एक माला अचानक एक के ऊपर एक दैताकार सीढ़ियों के रूप में खड़ी है। कहने का सेंस है कि ये जो है विंध्यन पर्वतमाला जो है इसका विभाजन देखिएगा तो एक सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में दिखेगा। ठीक है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित संरचना का प्रचुरता है, क्योंकि इसमें चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। अब चूना पत्थर पाया जाता है तो धात्विक खनिजों का क्या होगा? इसमें अभाव होगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि विंध्यन श्रेणी और सतपुरा श्रेणी, ये दोनों जहां पे मिलन होता है, दोनों मिल जाते हैं, वहां पे कौन सा मिलने का जगह को कहते हैं? मैकाले श्रेणी। क्या कहते हैं? मैकाले श्रेणी। ये दोनों को अलग कौन करता है? तो ये अलग करता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये दोनों को अलग करती है, और दोनों को जोड़ता है कौन? मैकाले श्रेणी। ये ध्यान रखना। विंध्यन और सतपुरा का मिलन बिंदु मैकाले श्रेणी के पास है, इसको अलग कौन सा नदी कर रहा है? तो नर्मदा नदी कर रहा है। अब आगे चलते थोड़ा सा इसका देखिए कि गुजरात में इसको जोबट हिल कहते हैं, बीच में इसका भांडेर श्रेणी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुडविल पीक, अभी याद होगा, सद्भावना शिखर। अब बिहार में इसको क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग कितना किलोमीटर? तो 1200 किलोमीटर है। आगे चलते हैं सतपुरा पर्वतमाला। सतपुरा पर्वतमाला पढ़ने से पहले इसको देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। तो ये महाराष्ट्र, ये सब में जो है महाराष्ट्र में इसका राजपीपला पहाड़ी कहते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? सतपुरा पर्वतमाला को राजपीपला पहाड़ी। उसके जस्ट बगल में देखिए असीरगढ़ की पहाड़ी भी है। कौन सा है? असीरगढ़ की पहाड़ी। तो राजपीपला, असीरगढ़ की पहाड़ी, फिर है गाविलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र में। कौन सा है? गाविलगढ़ की पहाड़ी है। गाविलगढ़ के बाद कौन सा है? सतपुरा है। सतपुरा के फिर बाद कौन सा है? महादेवा पर्वत श्रेणी है। अब महादेवा के बाद अंत में जो है विंध्यन पर्वतमाला से जो है मैकाले में मिल जाती है। तो महादेवा पर जो है सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कौन सा है? धूपगढ़ स्थित है। ठीक है। अब मैकाले की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक है। इतना याद रहेगा। तो सबसे पहले राजपीपला, असीरगढ़ की पहाड़ी। असीरगढ़ की पहाड़ी किसका भाग है? तो सतपुरा पर्वतमाला का भाग है। उसके बाद गाविलगढ़ की पहाड़ी भी किसका भाग है? तो सतपुरा पर्वतमाला का है। फिर सतपुरा खुद ब खुद एक श्रेणी है। फिर महादेवा श्रेणी है। उसके बाद धूपगढ़ की मतलब महादेवा पर कौन सा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़, जो किसका? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात सतपुरा पर्वतमाला ये पूरे मिलाकर क्या कहलाता है? सतपुरा पर्वतमाला। ये विंध्यन के साथ कहाँ पे मिलता है? तो मैकाले में। यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के मध्य भाग में स्थित है, जो गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक स्थित है। प्रमुख पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः राजपीपला की पहाड़ी, उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखा है, फिर असीरगढ़ की पहाड़ी, गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद सतपुरा, सतपुरा के बाद महादेवा, महादेवा के बाद कौन सा? मैकाले श्रेणी जो है चंद्रकार रूप में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है, जो महादेवा श्रेणी पर स्थित है। किस पर है? महादेवा, दिख रहा होगा यहाँ पे। मैकाले की सर्वोच्च चोटी कौन सा? अमरकंटक। मैकाले की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अमरकंटक। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ध्यान रखिएगा। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। तथा निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अर्थात इसमें लाल मिट्टी भी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों प्रकार का मिट्टियां मिलेगा। सतपुरा रेंज में जो है बुरहानपुर के क्षेत्र में जो असीरगढ़ नामक दर्रा स्थित है, जिसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा। इसके बाद जो है आते हैं पूर्वी पठार। तो हम लोग अभी जो है एक पाठ पढ़े प्रायद्वीपीय भारत का, उस कौन सा भाग? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के पूरी तरीके से जो है हम लोग पूरे संरचनात्मक विभाजन को पढ़ लिए, जिसमें आरावली था, मेवाड़ था, मेवाड़ के बाद मालवा था, मालवा के बाद हम लोग क्या पढ़े? बुंदेलखंड पढ़े, बघेलखंड पढ़े, विंध्यन पढ़े, उसके बाद जो है सतपुरा पढ़ लिए। तो ये पूरा का पूरा चीजें हम लोग पढ़े। अब हम दूसरा पाठ करते हैं प्रायद्वीपीय भाग का। जो है दूसरा पाठ हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार के अंतर्गत इसका हम उस समय भी शुरुआत में ही डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें 3 पठार पढ़ेंगे। पूर्वी पठार का कितने पठार पढ़ेंगे? 3। वो कौन कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार होगा एक,
दूसरा छत्तीसगढ़ का बेसिन या महानदी बेसिन जिसको कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है दंड करनाई का पठार, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए, ठीक है। इसमें दंड करनाई का पठार, ऐसा पूर्वी पठार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का पठार देखेंगे। अब फिर तीसरा नंबर पर कौन सा देखें, दंड करनाई का पठार देखेंगे। तो हम इसका सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार का चर्चा करते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार जो है, इसका विस्तार कहाँ पे है, मुख्य रूप से झारखंड में। इसके अलावा थोड़ा बहुत बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। देखिए इसका दो पठार इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार का उत्तर में इसको हजारीबाग का पठार कहते हैं, और दक्षिण में इसको रांची का पठार कहते हैं। और इसको जो विभाजन करता है वो कौन सा नदी है भैया, तो दामोदर नदी। हजारीबाग के पठार और रांची के पठार को अलग कौन करता है, दामोदर नदी। तो देखिए दामोदर नदी जो है दो भागों में बांटता है, किसको, छोटा नागपुर के पठार को। अब यहां पर जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पारसनाथ हिल है। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पारसनाथ हिल है। अब पारसनाथ हिल किस पे स्थित है, तो हजारीबाग के पठार पर स्थित है। और ये प्रसिद्ध भी है क्योंकि ये जैनियों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें देखते हैं कि इस पर एक नदी जो है, सबसे लंबी नदी जो है, इस पर दामोदर नदी बहती है। और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कौन सा है, स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी जो है ये देखिए कहाँ से निकल रही है, तो नगरी गांव से निकलता है, नगरी गांव के एक कुआं से निकलता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग देखे भी होंगे कि ये नगरी गांव, स्वर्ण रेखा, हुंडरू जलप्रपात, ये सब जो है। तो हुंडरू जलप्रपात फेमस हो गया कब, जब आपका जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है इसमें जब स्नान किए थे, तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये फेमस हो गया था ज्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पे है, तो झारखंड में। ये नगरी गांव से जो है निकलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलीय और द्वीपीय संरचना भी पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीठ भूमि कहते हैं, ठीक है। सॉरी, पाठ भूमि, पाठ भूमि कहते हैं। ये मतलब उत्खनदित भूमि होता है। उत्थित भूमि मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। झारखंड अब इसका एक छोटा सा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर जो है डालमा की पहाड़ी है, जहां पर अतीत में ज्वालामुखी के उद्गार का साक्ष्य मिला। तो ध्यान रखिए कि डालमा के पहाड़ी कहाँ है, डालमा की पहाड़ी। तो डालमा की पहाड़ी झारखंड और बंगाल की सीमा पे है, इतना याद रखिएगा। तो ये भी याद रख, अब ये सवाल हो गया कि ये छोटा नागपुर का पठार, इसको दो भाग में बांटेंगे, एक होगा हजारीबाग का पठार, एक रांची का पठार। हजारीबाग का पठार जो है तो इसको दोनों भागों में बांटता है कौन सा नदी, तो दामोदर नदी। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसका मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पारसनाथ हिल है, ठीक है। इसकी दूसरी अब इस पर जो है हजारी सॉरी छोटा नागपुर के पठार का जो है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी है। इस पर कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है। अब आगे चलिए। इसके बाद देखिए, अब आते हैं छत्तीसगढ़ की बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन जो है, इसमें देखिए कि इसका विस्तार कहाँ का है, तो उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का बेसिन एक गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है इसमें, ठीक है। गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। और गोंडवाना क्रम फेमस क्यों है, कोयला के लिए, तो अर्थात इसमें कोयला बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो होता है दंड करने का पठार। दंड दंड करने का पठार कहाँ कहाँ है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। अत्यंत उब्बड़ खाबड़ प्रदेश है और खनिज संसाधनों में जो है भरपूर है, खनिज संसाधनों से। इंद्रावती नदी का उद्गम स्रोत चित्रकूट जलप्रपात मतलब बस्तर जिला में, यही छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीन धातु इस पठार के बस्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें जो है तीन जो होता है इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन खाली इसमें यही याद रखिएगा कि पूर्वी पठार में तीन भाग है, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ की बेसिन और दंडकरनाई का पठार।
अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो है उत्तर पूर्वी पठार के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी पठार यही इधर वाला। देखिए ये मेघालय का पठार, सबसे पहले इसमें कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, मेघालय। तो प्रायद्वीपीय पठार का ये पूर्वी विस्तार है। कैसा विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। जो राजमहल गैप यहाँ पर देख रहे हैं, राजमहल गैप होगा इसी जगह पे, तो मालदा गैप, इसको राजमहल गैप भी कहते हैं, ठीक है। यह मालदा गैप गैप से अलग होता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है, अर्थात छोटा नागपुर का पठार जो है ना, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार था, इसी का पूर्वी विस्तार है। कौन सा, मेघालय का पठार। अब इसमें देखे पश्चिम से पूर्व, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिखरी, रेंगमा पहाड़ियां मिलती है आपको। कौन कौन से, गारो, खासी, जयंतिया, मिखरी, रेंगमा पहाड़ी, जो हम लोग हिमालय में पढ़ ही चुके हैं। ये तीनों पहाड़ी जो होता है एक कीपनुमा संरचना के होता है, इस तरीके से है, इस तरीके, इधर से हवा जाती है, इससे टकराती, इससे टकराती, इससे टकराती, इस तरीके से जो ऊपर उठ जाता है और काफी ज्यादा वर्षा कराता है। इसीलिए जो है यहाँ पर देखते हैं मौसिन राव, चेरापूंजी में बहुत अधिक वर्षा होती है। अब आते हैं शिलोंग का पठार, दूसरा कौन सा पठार, शिलोंग का। यह धारावार संरचना से निर्मित है। हम लोग पढ़ रहे थे प्री कैम्ब्रियन में, जो देखे थे प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन धारावार, तो धारावार पढ़ रहे थे, तो उसमें देखिएगा वो क्लास देखिएगा ढूंढकर, तो उसमें देखिएगा कि हम लोग शिलोंग के पठार के बारे में चर्चा किए थे। तो शिलोंग का पठार का निर्माण किस में हुआ है, तो धारावार में, ठीक है। तो धारावार संरचना से निर्मित है। नोकरेक सर्वोच्च चोटी है जो मेघालय में स्थित है, अर्थात शिलोंग के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नोकरेक। लेटेराइट और सदाबहार वन उपलब्ध होता है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे कौन सा वन मिलेगा, तो सदाबहार वन। कौन सा मिट्टी मिलेगा, तो लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होगा, जहां पर टेम्परेचर भी अधिक हो और वर्षा भी जो क्या होना चाहिए, वर्षा भी अधिक हो। अगर दोनों मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, वहां पर किस मृदा का निर्माण हो जाएगा, लेटेराइट मृदा का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है, ये दक्कन का पठार बेसाल चट्टानों से निर्मित है। अब जैसे ही बेसाल चट्टान आए आपके दिमाग में कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। कपास के लिए जो है मतलब सबसे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है। गोदावरी नदी का अववाहित क्षेत्र में आता है दक्कन का पठार। इसमें गोदावरी नदी के अववाहित क्षेत्र में आता है, अर्थात इसमें दक्कन के पठार पर कौन सा नदी बहती है, तो गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी नागपुर तक स्थित है। मतलब उत्तर पूर्व में नागपुर और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इस पठार में जो है सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिचंद पहाड़ियां मिलती है। ध्यान रखिएगा, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिचंद पहाड़ियां का विस्तार किस पठार में है, तो दक्कन का पठार में है। इतना याद हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा पठार के बारे में चर्चा करेंगे, कर्नाटक के पठार में। तो ये पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है, जिसे जो है मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मलनाड कहते हैं। और कर्नाटक के पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, मुल्यानगिरी है, मुलनगिरी भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार जो है इसका सबसे, ऑक्सफोर्ड एटलस जो है इसके अनुसार इसमें लिखा है कौन सा, कुद्रे मुख। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के पठार जो है ये पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। इसका औसत मतलब औसत से ऊंचे मैदान क्षेत्र को बेंगलोर एवं मैसूर का पठार भी कहते हैं। इसमें धारावार संरचना से युक्त है। इसमें कौन कौन से पहाड़ी है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी है, और कुछ जलप्रपात जैसे गोर या मतलब गरसोप्पा जलप्रपात पाया जाता है, कुंचिकल जलप्रपात, ये सब इस पे पाया जाता है। एक अगला पठार हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, आंध्र प्रदेश का पठार। तो आंध्र प्रदेश के पठार को जो है अगर बांटा जाए, उत्तर में देखिए तो तेलंगाना का पठार होता है। उत्तर में कौन सा पठार, तेलंगाना। और तेलंगाना को जो है दो भाग में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांटिए। तो उत्तरी भाग जो है पठारी एरिया है तेलंगाना का, और दक्षिणी भाग जो उपजाऊ मैदान है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग आंध्र प्रदेश के पठार को कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में। एक तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार को दो भाग में, एक उत्तरी भाग नॉर्थ पार्ट, एक साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट कैसा एरिया है इसका, पठारी है, और साउथ पार्ट कैसा है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे में आइएगा तो कृष्णा नदी जो है इसको दो भाग में बांट देता है। कितने भाग में, दो भाग में। तो नीचे में होता है जो है रायलसीमा का पठार है। इसी पर जो है रायलसीमा के पठार पर जो है दक्षिण में, इसमें बालीकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा जैसे पर्वत श्रेणी मिलते हैं।
तो देखो आंध्र प्रदेश का पठार कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच में कोलोरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। इतना ध्यान रखना है। तो इसको एक दो बार आप इसका वीडियो देखिएगा कि आंध्र प्रदेश का पठार कितने भाग में बांटना है, दो भाग में। एक तेलंगाना का पठार, एक जो है रायलसीमा का पठार। तेलंगाना का पठार को दो भाग में बांटेंगे। तेलंगाना का उत्तरी भाग में जो है क्या है, पठारी एरिया है, और दक्षिणी भाग कैसा है, उपजाऊ है। उसके बाद कृष्णा नदी इसको दो भाग में बांटेगी, और दक्षिणी भाग में आएंगे आंध्र प्रदेश के पठार का, तो उसमें रायलसीमा का पठार होगा। और उसी पर जो है बहुत सारे पर्वत जैसे बेलीकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा जैसे पर्वत मिलते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद जो है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र पर आ जाते हैं हम लोग। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र जो है, सबसे पहले देखिए नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी इसका, नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। कौन सा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, मुकुर्थी है। और इस पर एक जो है पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है, उडक मंडल है, जिसको ऊटी कहते हैं। ये शांत घाटी इसी क्षेत्र में नीलगिरी में। ठीक है, तो अगर ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक दिया जाए तो सबसे पहले नीलगिरी जाना है, फिर अन्नामलाई पर्वत देखेंगे, फिर कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, तीन पहाड़ी। सबसे पहले नीलगिरी, कौन सा, नीलगिरी। दूसरा कौन सा, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई। और तीसरा कौन सा है, कार्डमम, जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं, कार्डमम। ठीक है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो है कौन सा दर्रा है, तो पाल घाट दर्रा है, यह ध्यान रखिए। पाल घाट दर्रा, जो कहां से कहां जाता है, तो पलक्कड़ से कोयम्बटूर के बीच में। ठीक है, कहां से कहां जोड़ता है पाल घाट दर्रा, पलक्कड़ से कोयम्बटूर। अन्नामलाई और जो है कार्डमम के बीच जो है कौन सा दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा है। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ेगा भैया, तो मतलब ये जो है त्रिबंतपुरम से जो है मदुरई को, किसको किसको, त्रिबंतपुरम, और किसके बीच जोड़ेगा, मदुरई को। ठीक है, मदुरई को जोड़ेगा। तो अन्नामलाई में जो है सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सा, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अनाईमुडी। किस पर्वतमाला पर है, तो अन्नामलाई पर्वत पर, अनाई पर्वत। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी इसकी इस सबसे दक्षिण पर्वत है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कार्डमम मतलब सॉरी, कडाई कनाल प्रणाली मतलब पलानी पहाड़ी पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, कडाई कनाल जो है एक चोटी है, को किस पर स्थित है, तो पालनिस पहाड़ी पर स्थित है। और इसमें थोड़ा सा और डिटेल देखा जाए तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि अब देखिए नीलगिरी पर्वतमाला, तो नीलगिरी पर्वतमाला किसके किसके बीच में है, तो नीलगिरी जो है केरला और तमिलनाडु के बीच में। किसके किसके बीच में है, केरला और तमिलनाडु के बीच में। अन्नामलाई पर्वतमाला केरला और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ी किसके, केरला और तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी किसके, तमिलनाडु में। सेवराय पर्वत किसमें है, तमिलनाडु में। जावदी पहाड़ी किसमें है, तमिलनाडु में। पालकोंडा पर्वत कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बेलीकोंडा भी आंध्र प्रदेश में। और नल्लामाला पर्वतमाला कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से इसको जो है एक अपने नोट्स बना लीजिए, और एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड नहीं होता है, बस यही है कि इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, तो चीज़ें अपने आप जो है याद हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो है कुछ पर्वतमाला हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पर्वत जैसे मान के चलिए कि अब जैसे देखिए, हम इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक जो है आरावली पर्वतमाला। आरावली पर्वतमाला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आरावली पर्वतमाला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा था, गुरु शिखर। फिर विंध्यन पर्वतमाला देख लिए, जैसे कैमूर, जोबट हिल। इसी प्रकार पिपला, सिरगर, ये सब जो देखे थे हम लोग। किसका, सतपुरा के बारे में भी पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो अब कुछ कुछ पहाड़ियां हैं जो क्रम में पूछ देता है, तो हम लोग पहाड़ियों पर विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए कौन सा राज्य है, गुजरात है। तो इसमें देखिए कौन कौन से पहाड़ी, सबसे उत्तर में कौन सा मिल रहा है, मांडव पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी, सबसे उत्तर में। फिर दूसरा कौन सा है, वर्धा
पहाड़ी। दूसरा कौन सा हो गया, वर्धा पहाड़ी। पहला कौन सा हो गया भैया, तो मांडव पहाड़ी, मांडव पहाड़ी याद रहेगा, पहला मांडव पहाड़ी। दूसरा कौन सा हो गया, वर्धा पहाड़ी, कौन सा हो जाएगा, वर्धा पहाड़ी। तीसरा देखिए गिरनार पहाड़ी है, तीसरा कौन सा हो गया, गिरनार, कौन हो गया, गिरनार पहाड़ी। और चौथा कौन हो गया, गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी याद हुआ, केंद्रीय उच्च भूमि का जो है कौन सा सीमा था, बताया गया था इसको, तो सबसे पश्चिमी सीमा। कोई दिक्कत, तो यहां तक जो है पहला याद रखिए कौन सा, मांडव पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। फिर से बोलिए, इसको इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलिएगा। अब बताइए, सबसे पहला कौन सा, तो मांडव पहाड़ी। दूसरा कौन सा, वर्धा। अब अपने कॉपी पर लिखते चलिए, ध्यान से रखिए कि ऐसे ये पहाड़ी जो है याद रख करने का सबसे उचित तरीका क्या है, कि अपना एक मानचित्र निकालिए, उसमें लिख, ऊपर से नीचे तक लिख दीजिए, मांडव पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। कौन कौन, मांडव पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। तो गुजरात वाले पहाड़ी याद हो चुका है, कौन कौन याद रखना है, मांडव, वर्धा, गिरनार, गिर। इतना याद होने के बाद हम लोग जो है सब, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हम लोग महाराष्ट्र वाला पहाड़ियां कुछ पढ़ते हैं। कौन सा पहाड़ी, महाराष्ट्र वाला। देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, और उसके बाद देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग किस पहाड़ी के बारे में चर्चा करने वाले हैं भैया, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र की पहाड़ी। तो महाराष्ट्र की पहाड़ी यहां से देखिए, ये सतपुरा का ही थोड़ा सा विस्तार है। तो सबसे पहले आएगा गाविलगढ़ की पहाड़ी, कौन सा, गाविलगढ़, याद हुआ। दूसरा जो आएगा अजंता की पहाड़ी, तो पहला गाविलगढ़, दूसरा अजंता। तीसरा कौन हो जाएगा, सतमाला पहाड़ी, कौन सा, सतमाला पहाड़ी। फिर चौथा कौन सा हो गया, कलसू बाई, कौन सा हो जाएगा, कलसू बाई। पांचवा कौन सा हो जाएगा, हरिश्चंद्र रेंज, कौन सा हो जाएगा, हरिश्चंद्र रेंज। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तब बालाघाट रेंज। और फिर लास्ट में कौन सा है भैया, तो महाबलेश्वर की चोटी। वहां से किसका उद्गम होता है, कृष्णा नदी का। ठीक है, तो इतना याद हुआ। पहला देखिए, फिर से देखिए, गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद कौन सा, अजंता, अजंता के बाद कौन सा, सतमाला। तो गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, तीन के क्रम में, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, याद हो गया। फिर कलसूबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर, कौन कौन, कलसूबाई, फिर हरिश्चंद्र रेंज, फिर कौन सा रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। उसके बाद कौन सा, बालाघाट रेंज। उसके बाद महाबलेश्वर चोटी, याद हुआ। फिर से पढ़िए, डायरेक्ट बोलिएगा, हमारे साथ बोलिए। पहला कौन सा, गाविलगढ़। दूसरा अजंता पहाड़ी। तीसरा सतमाला पर्वत माला। चौथा, चौथा कौन सा हो गया, कलसू बाई। फिर कौन सा, हरिश्चंद्र रेंज। फिर कौन सा, बालाघाट रेंज। फिर महाबलेश्वर। अब अपने मन से बोलिए एक बार, खुद से बोलिए, याद हो जाएगा। याद हो रहा है, तो सबसे पहला कौन सा, गाविलगढ़। दूसरा अजंता, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर। ठीक है, एक बार फिर बोलिए, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, और उसके बाद महाबलेश्वर। याद हुआ। तो इस तरीके से अगर एक दो बार देख लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अगर गुजरात वाला देखा जाए, तो गुजरात वाला सबसे पहले कौन सा, तो मांडव पहाड़ी था, मांडव, वर्धा, गिरनार, गिर। उसके बाद महाराष्ट्र में गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट और महाबलेश्वर। पहाड़ी क्लियर हुआ यहां तक। अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी कुछ पहाड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा देख लीजिए, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है, रामगढ़ है, कौन सा है, रामगढ़। और दूसरा कौन सा है, गौरलाटा पहाड़ी। और फिर सबसे लास्ट में कौन याद रखना है, बैला डीला। कौन सा, बैला डीला की पहाड़ी। तो पहला कौन सा है, रामगढ़। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। दूसरा कौन है, गौरलाटा। दूसरा कौन सा है, गौरलाटा। तीसरा कौन हो गया, बैला डीला। तो एक बार फिर से बोलिए तो, रामगढ़, गौरालाटा, बैला डीला। कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
कुछ कर्नाटका की पहाड़ी, तो इसको हाईलाइट करते हैं कर्नाटका पहाड़ी को। ये कर्नाटका की पहाड़ी, कर्नाटका की पहाड़ी में यहां से देखिए याद करना है। तो सबसे उत्तर में अगर याद कीजिएगा तो कौन सा है, सिमोगा पहाड़ी। कौन सा भैया, यहां लिख देते हैं, कौन सा, सिमोगा, सिमोगा की पहाड़ी, याद होगा। पहला कौन सा हो गया, सिमोगा। सिमोगा के बाद कौन सा हो गया, बाबा बुदन। कौन सा होगा, बाबा बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो सिमोगा हो गया, बाबा बुदन हो गया, उसके बाद कौन हो गया, कुद्रे मुख। कौन सा याद रखना है, कुद्रे मुख, याद हुआ। पहला कौन सा, सिमोगा, बाबा बुदन, कुद्रे मुख, कुद्रे मुख आ गया। उसके बाद जो है फिर याद रखना है, एक जो है मुल्यानगिरी है। कौन सा है भैया, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी, याद रहेगा। तो पहला कौन सा हुआ, सिमोगा, फिर बाबा बुदन, फिर कुद्रे मुख, फिर मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी के बाद फिर जो है एक पर्वतमाला ये होता है ब्रह्मगिरी। कौन सा भैया, ब्रह्मगिरी। कौन सा हो गया, ब्रह्मगिरी। उसके बाद फिर होगा कौन सा, लास्ट होता है बिलीगिरी रंगन, बिलीगिरी रंगन, नाम याद रहेगा, बिलीगिरी रंगन। तो सबसे पहला कौन सा, सिमोगा, दूसरा बाबा बुदन, तीसरा कुद्रेमुख, चौथा मुल्यनगिरी, पांचवा ब्रह्मगिरी, छठा बिलीगिरी रंगन। याद हुआ। एक बार फिर से बोलिए, पहला सिमोगा, याद करने का प्रयास करें, पहला सिमोगा, दूसरा बाबा बुदन, तीसरा कुद्रेमुख, चौथा मुल्यनगिरी, फिर पांचवा ब्रह्मगिरी, छठा बिलीगिरी रंगन। याद हो गया, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहां तक याद हो गया, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए फिर से। अब हम लोग जो है इधर देखते हैं। सबसे पहले जो है, अब आ जाते हैं किसमें, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में अगर देखा जाए, उड़ीसा में देखा जाए तो एक एक करके पहले उड़ीसा पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है आंध्र प्रदेश देखेंगे, फिर तमिलनाडु में देखेंगे। ठीक है। तो उड़ीसा में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे पहला जो होता है गजरात की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, गजरात की पहाड़ी, गजरात, सॉरी गरजात होता है, गजरात बोल रहे हैं। कौन सा हो जाएगा, गरजात की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, गज सॉरी गरजात की पहाड़ी, गरजात, याद रखिए, गरजात पहाड़ी। याद हुआ। पहला कौन सा हो गया, गरजात की पहाड़ी। दूसरा कौन सा हो गया, होगा मलयगिरी। यहां पर देखिए कौन सा है, मलयगिरी है। दूसरा कौन सा है, मलयगिरी, मलयगिरी की पहाड़ी। ठीक है। मलयगिरी के बाद तीसरा नंबर पर कौन सा है, तो तीसरा पर जो है टिकरा पारा। कौन सा, टिकरा, टिकरा पारा, याद रहेगा। तो पहला कौन हो गया, गजरात की पहाड़ी, दूसरा कौन हो गया, मलयगिरी, तीसरा टिकरा पारा, टिकरा पारा हो गया। फिर जो है टिकरा पारा के बाद जो है एक होता है नयागढ़ पहाड़ी। कौन सा है, नयागढ़ पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी। याद हुआ। पहला कौन सा, गजरात, सॉरी गरजात पहाड़ी। पहला कौन सा हो गया, गरजात पहाड़ी, दूसरा मलयगिरी, तीसरा टिकरापारा, चौथा नयागढ़ की पहाड़ी, और लास्ट में है कौन सा, देबरी मुंडा। कौन सा, देबरी, देबरी मुंडा, देबरी मुंडा। याद हुआ। तो पहला कौन सा, गजरात की पहाड़ी, दूसरा मलयगिरी की पहाड़ी, तीसरा टिकरापारा, चौथा नयागढ़ की पहाड़ी, पांचवा देबरी मुंडा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, पहला कौन सा, गजरात की पहाड़ी, याद हुआ, पहला गजरात की पहाड़ी, दूसरा मलयगिरी, तीसरा कौन सा, टिकरा पारा, चौथा कौन सा, नयागढ़, अब पांचवा कौन सा, देबरी मुंडा। याद हो जाएगा। अगर
बात किया जाए फिर से बोलने का तो बोल लीजिएगा। तो सिंपल ढंग से क्या करना है, तो हम लोग को जो है सबसे पहले गजरात, मलाईगिरी, टिकरापारा, नयागढ़, उसके बाद जो है देवरी मुंडा मुंडा आद हो गया। अब देखिए ये आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश है तो थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स लीजिए, उसके बाद फिर से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक है सबसे पहला जो होता है अरोमा कोंडा की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? अरोमा कोंडा की पहाड़ी। फिर कौन सा है? नल्ला माला। फिर बेली कोंडा, पाल कोंडा, फिर शेषा सलम। यहां तक याद रखना है आपको। पहला कौन सा? अरोमा कोंडा, पहला कौन सा पहाड़ी? अरोमा कोंडा। दूसरा नल्ला माला, बेली कोंडा, पाल कोंडा, शेषा सलम। याद रहेगा। उसके बाद फिर देखा जाए तो अब तमिलनाडु की पहाड़ी अगर बात करें हम लोग, तो तमिलनाडु में बहुत सारे पहाड़ियां हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। तो इसको ध्यान रखना यही है कि अभी देख लीजिए पूरे चीजें, अपने नोट्स में लिख लीजिए और 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, सभी पहाड़ियां आपको याद हो जाएगा। तो अब देखिए अब सबसे पहले कौन सा है तमिलनाडु में, तो जावेदी हिल्स है। फिर जिंजी पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। जावेदी, जिंजी, सेवराय, 3 के क्रम में याद रखिए। जावेदी, जिंजी, सेवराय। फिर पंचमलाई, सिरुमलाई, और फिर जो है पालनी हिल्स। देखिए पालनी हिल्स ऊपर में ही है, तो पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी हिल्स, फिर बरुसांद हिल्स, बरुसांद हिल्स, ये ध्यान रखना है। तो पहला कौन? जावेदी, जिंजी, सेवराय। जावेदी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, फिर बरुसांद। याद रहेगा। 1 से 2 बार याद करना पड़ेगा तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा। अब लास्ट में जो है कुछ केरला की पहाड़ियों को हम लोग देखते हैं। अगर केरला की पहाड़ी की बात करें तो देखिए कौन कौन से पहाड़ी है। देखिए तो केरला और तमिलनाडु के बीच में है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नीलगिरी पहाड़ी, अनाईमुडी, अन्नामलाई, कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है। तो ये सब चोटियां जो था, देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाई मुडी। कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अगस्त मलाई। तो कहेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाई मुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडे बेटा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस तरह हम लोग जो है पढ़ लिए एक एक करके सभी पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ लिए। अब इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए तो थैंक यू दोस्तों।